नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ एवं लोकप्रिय कथाकार पुष्पा सक्सेना जी की कहानी अभिशप्त। तो आइए सुनते हैं कहानी। फार्म हाउस के पोर्टिको में एक सफ़ेद कार आ रुकी थी। फार्म हाउस के कर्मचारी प्रतीक्षा में पोर्टिको के दोनों ओर पंक्तिबद्ध खड़े थे। तत्परता से उतर वर्दीधारी ड्राइवर ने मालकिन के लिए कार का द्वार खोला था। पीछे की सीट से शॉल ओढ़े मालकिन उतरी थी। राम सिंह, भैया को व्हील चेयर पर सावधानी से बिठाना है, जरा भी झटका नहीं लगना चाहिए। आप निश्चिंत रहें माँ जी। राम सिंह भैया जी को सिर आंखों पर रखेगा। राम सिंह निर्देश पालन के लिए तत्पर था। कार की पीछे वाली सीट से व्हील चेयर सटा राम सिंह ने पीछे बैठे युवक को लगभग गोद में उठा व्हील चेयर पर बिठा दिया। व्हील चेयर के साथ चलती मालकिन सामने के लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गईं। अब कुछ दिन भैया के साथ इधर ही रहेंगी ना मालकिनी? व्हील चेयर माजी की कुर्सी के निकट रोक विनम्र स्वर में राम सिंह ने पूछा। हाँ राम सिंह, डॉक्टर ने हवा पानी बदलने की सलाह दी है। सोचा फार्म हाउस की खुली हवा से शायद कुछ आराम आए। आप विश्वास रखें मालकिन, हम सुबह सांझ भैया को फार्म में घुमाएंगे। देख लीजिएगा, कुछ ही दिनों में यहाँ का हवा पानी भैया का पीला रंग लाल कर देगा। भगवान तुम्हारी बात सच करे राम सिंह। तुम्हारे शैलेंद्र भैया तो यहाँ आने को तैयार ही नहीं थे। कितनी मुश्किल से मना कर लाई हूँ। कितनी उजली धूप है यहाँ। अच्छा लग रहा है ना शैलू? माजी ने पुत्र के पीले मुख पर दृष्टि डाल पूछा था। चाय मंगवाऊं माजी? राम सिंह निर्देश की प्रतीक्षा में था। तुम क्या लोगे शैलू? एक कप गर्म दूध मंगवाऊं? अभी मुझे नहीं चाहिए माँ, तुम्हें जो लेना है ले लो। अन्य मनस्क शैलेंद्र ने अनिच्छा प्रकट की थी। राम सिंह, मेरे लिए तो चाय ही मंगवा दो, बहुत थक गई हूँ। ट्रैफिक जाम के कारण 3 की जगह 5 घंटे लग गए। धूप की ऊष्मा महसूस करती माजी ने शॉल कंधे से उतार पास की कुर्सी पर रख दी। बिरजनिया ने चाय की ट्रे लाकर मालकिन के सामने रखी तो वे चौंक उठी थी। ये कौन है राम सिंह? अपने भीखों की बिटिया है माजी। अरे बिटिया, माजी के चरण नहीं छुए। हमारी अन्नदाता है मालकिनी। बिरजनिया को आशीर्वाद दे माजी ने भीखू से पूछा था। तुम्हारे घर में तो पत्नी नहीं है भीखू? बेटी को किसने बड़ा किया? सलीके वाली दिखती है तुम्हारी बिटिया। अपने मामा के घर पली बढ़ी है, यहाँ 4 दिन को आई रही। अब तो इसका ब्याह कर छुट्टी पानी है मालकिनी। अभागिन ने बहुत दुख झेले हैं। 10 बरिस की रही, माँ छोड़कर चली गई। आप तो सब जाने हैं माँ जी, आप ही का आसरा है मालकिनी। भीखू का स्वर दयनीय हो आया था। अरे मालकिनी के रहते काहे की चिंता भीखू? बिटिया के हाथ पीले कर राम भजन करना है ना? राम सिंह के परिहास पर भीखू और बिरजनिया भी हंस पड़े थे। बिरजनिया ने चाय का प्याला छोटे बाबू की ओर भी बढ़ाया था। अचानक जैसे करंट सा लगा हो। शैलेंद्र का मुंह न जाने कैसा सा तो हो आया था। माँ, थक गया हूँ, थोड़ा सोना चाहूँगा। बेटे के थके मुख को निहार माँ एकदम व्यस्त हो उठी। चाय का प्याला टेबल पर धर राम सिंह से कहा था, भैया को उनके कमरे में ले चलना है। कमरा तो तैयार है। भैया का कमरा तो भिनसारे ही सजा दिया था मालकिनी। बिरजनिया ने खूब सफा झाड़ू पोंछा किया है। ड्राइंग रूम के बगल वाला कमरा शैलेंद्र का हुआ करता था। ड्राइंग रूम में घुसते ही शैलेंद्र की दृष्टि सामने दीवार पर लगे नरभक्षी बाघ की खूंखार आंखों से जा टकराई। उस बाघ को देख वो लड़की कितना डर गई थी। रोते हुए अपनी हथेलियों से आंखें ढांप ली थी। राम सिंह पकड़कर अंदर ला सका था। दुग्ध धवल शैया पर शैलेंद्र को लिटाने के पूर्व माजी ने हाथ से न होते हुए भी सलवटें हटाई थी। बिस्तर पर लेटते ही क्लांत भाव से शैलेंद्र ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। उस रात दूसरे पलंग पर हरीश सोया था। जीवन की अंतिम रात उसने यहीं इसी कमरे में काटी थी। शैलेंद्र ने नयन मूंद लिए। कुछ चाहिए बेटा? नहीं माँ,
बस मुझे सोने दो। तुम पूजा स्नान कर लो माँ। अगर कुछ चाहिए तो ये घंटी बजा देना। भीखू और राम सिंह यहीं रहेंगे। ठीक है, संक्षिप्त उत्तर दे शैलेंद्र ने अपना हाथ माथे पर धर लिया था। 1 वर्ष पूर्व की वह घटना फिर सजीव हो उठी थी। बड़े चाचा का बेटा हरीश शैलेंद्र के भाई की अपेक्षा मित्र अधिक था। चाचा की मृत्यु के बाद शैलेंद्र के घर ही वह बड़ा हुआ था। विदेशी मैगजीनों के उत्तेजक नारी चित्रों से शैलेंद्र का परिचय कराने वाला हरीश ही था। शैलेंद्र के शर्मीले स्वभाव की हरीश कितनी हंसी उड़ाया करता था। यार शैलू, तुझे तो लड़की होना चाहिए था। अरे हम जमींदारों के खानदान में पुरुष जन्म लेते हैं, तू कहाँ से आ गया। यौवन की रंगरेलियों का आनंद हरीश जी भर के उठाता था और शैलेंद्र को उसका साथ देना पड़ता था। धीमे धीमे उसकी हिचक भी छूट गई थी। वही हरीश दिल्ली से आने वाला था। रांची में ट्रेन की प्रतीक्षा में 5-7 घंटे व्यर्थ करने की जगह शैलेंद्र कार ले हरीश को रिसीव करने पतरातू पहुंच गया था। पतरातू में ट्रेन रुकते ही शैलेंद्र ने हरीश को आवाज दे चौंका दिया था। अरे शैलू, तू यहाँ? हरीश विस्मित था। अभी रांची पहुंचने में तुझे कम से कम 5-7 घंटे लगते। मुझे टाइम पास करना कठिन था। पापा की गाड़ी उड़ाकर लाया हूँ। बस एक सूटकेस ही है ना? हरीश का सूटकेस शैलेंद्र गाड़ी तक लाया था। कार का द्वार खोल सूटकेस पीछे वाली सीट पर डाल शैलेंद्र ने हाथ फैला हरीश को गले से लिपटा लिया। क्या बात है, कुछ दुबला दिख रहा है? कहीं किसी के प्रेम में तो नहीं फंस गया मेरा यार? हरीश ने परिहास किया। तू आ गया है, मेरा तो चांस ही खत्म। सारी खूबसूरत लड़कियां तुझ पर ही मरती हैं। ये ले, कार तू ड्राइव कर, मैं तो बस आराम से तेरी बातें सुनूंगा। शैलेंद्र ने कार की चाबी हरीश की ओर बढ़ा दी। ओके, एज यू विश। वैसे मेरे जाने के बाद फार्म हाउस में कोई नया गुल तो नहीं खिलाया? ना पापा, वो तो तेरी ही हिम्मत पर मैं गलती कर जाता हूँ, वरना मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। बर्बाद हो गया हूँ तेरे साथ। अरे जिंदगी के मजे उड़ा ले, न जाने अगली जिंदगी किस रूप में नसीब हो। हरीश ने सीटी पर कोई गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया था। संध्या की लालिमा से आकाश रंग गया था। छोटा नागपुर की पहाड़ियों से साल और महुआ के वृक्षों का सौरभ बिखर रहा था। यार, ये कमबख्त रांची है बड़ी खूबसूरत। दिल्ली में तो इमारतों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लगता है कोई फंसी नहीं, शैलेंद्र ने चुटकी ली थी। अचानक हरीश को जैसे आगे कहीं कुछ दिख गया था। सामने दृष्टि गड़ाए हरीश ने शैलेंद्र से कहा, जो मैं देख रहा हूं तू भी देख पा रहा है शैलू? क्या कोई खास चीज है? मुझे तो बस एक लड़की उधर सड़क के किनारे खड़ी दिख रही है। लड़की देख रहा है और कह रहा है कोई खास चीज नहीं है। अरे ऐसी लड़कियां तो तुझे यहाँ हर कदम पर मिल जाएंगी यार। इन आदिवासी लड़कियों में जो बात है वो और लड़कियों में क्यों नहीं मिलती शैलू? मैं तेरे जैसा अनुभवी कहाँ, इस मामले में तो तू ही एक्सपर्ट है मेरे यार। लड़की के पास पहुंच हरीश ने कार रोक दी। लाल पाड़ की धोती में आवृत 13-14 वर्षीय वह किशोरी कार को सामने रुकते देख हड़बड़ा गई। हरीश ने कार में बैठे बैठे पूछा था, क्या शहर जाना है? लड़की ने हाँ में सिर हिलाया था। हम भी शहर जा रहे हैं, तुझे पहुंचा देंगे। मोटर गाड़ी से जल्दी पहुंच जाएगी। हरीश ने पीछे वाली सीट का द्वार हाथ पीछे कर खोल दिया। ना, हम तो बस में जाएंगे। लड़की घबरा रही थी। तुझे पता नहीं, आज सारी गाड़ियां बंद हैं, रात भर खड़ी रहेगी, फिर भी कोई बस या ट्रक नहीं मिलेगी। हम अच्छे आदमी हैं, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक जगह पहुंच जाएगी। हरीश ने बड़े प्यार से उस लड़की को विश्वास दिलाया। अविश्वास से लड़की ने एक बार दोनों को देखा था। क्या सच्ची गाड़ियां बंद हैं? देखती नहीं, एक भी गाड़ी आई है अब तक? जल्दी कर, वरना हम भी चले जाएंगे, हमें देर हो रही है, हरीश ने धमकाया था। एक पल की दुविधा के बाद डरते डरते लड़की कार की पिछली सीट पर आ गई थी। उसके कपड़ों से कार गंदी न हो जाए, अपने को बहुत समेट सहेज कर बैठी थी।
हरीश ने द्वार बंद कर लॉक कर दिया। क्या नाम है तेरा? फुलवा। बड़ा प्यारा नाम है, एकदम फूल सी प्यारी है फुलवा। ठीक कहा ना शैलू? तेरी हर बात ठीक ही रहती है हरीश। शैलेंद्र हल्के से मुस्कुरा दिया। इस बेला शहर क्यों जा रही है फुलवा? 4 दिन से माई बहुत बीमार है, दवा लानी है ना। घर में कोई और दवा लाने वाला नहीं है फुलवा? और कौन है साहिब, 2 बरस पहले बापू ने दूसरी औरत रख ली है। माँ शहर आकर दोना पत्ता बेचकर हमारा पेट भरती है। 4 दिन से एक पैसा नहीं मिला है। फुलवा का स्वर भर आया था। तुम हमारा काम करोगी तो हम तुम्हें ढेर सारे पैसे देंगे। क्या काम करना होगा बाबूजी? हम झाड़ू पोंछा सब कर सकते हैं। कितनी पगार देंगे? फुलवा का स्वर उत्साहित हो उठा। मनमानी पगार मिलेगी, पर हम जो कहें करना होगा। आप जो कहेंगे सब करूंगी। हरीश ने कार की गति बढ़ा दी थी। लड़की जैसे डर गई थी। हमको शहर जाना है बाबूजी। अरे शहर जाकर क्या करेगी फुलवा? हमारे साथ चल, राज करेगी। हमका नहीं जाना है, हम माई पास जाएंगे। गाड़ी रोक दो। हरीश ने गाड़ी फार्म हाउस पर ही लाकर रोकी थी। शहर से दूर एकांत में स्थित ये फार्म हाउस उनके पुरखों के पाप कर्मों का भी साक्षी रहा है। पापा जब भी फार्म हाउस में 2-3 दिन बिताकर लौटते, माँ का चेहरा कई दिनों तक मलिन रहा करता था। गाड़ी रुकते ही हरीश ने तत्परता से उतर फुलवा की ओर का द्वार खोला था। डरो नहीं फुलवा, थोड़ी देर यहाँ रुककर हम तुझे शहर छोड़ देंगे। नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें छोड़ दें बाबू साहिब। फुलवा का आतंकित स्वर भीग आया था। राम सिंह ने आते ही दोनों को अदब से प्रणाम किया था। वस्तु स्थिति भांपते ही फुलवा को बहलाया था। अरे बिटिया बाहर आओ, तनिक खाना खाकर आराम कर लो, हम सब तुमको अच्छे से रखेंगे। फुलवा का हाथ पकड़ राम सिंह जैसे ही ड्राइंग रूम तक पहुंचा, सामने लगे नरभक्षी बाघ को देख फुलवा चीख उठी थी। मैया रे बाघ! दोनों हाथों से मुंह ढांप फुलवा रो पड़ी थी। हरीश और शैलेंद्र जोरों से हंस पड़े थे। अरे पगली, ये सच्ची का बाघ थोड़ी है, इसके मुंह में हाथ भी डाल दे तो कुछ नहीं होता। ये देख। राम सिंह ने बाघ के मुंह में सीधा हाथ डाल दिया था। तब जाकर फुलवा कमरे में आई थी। भाई राम सिंह, अब कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाए, भूख लगी है। हरीश ने कंधे पर पड़ा कोट लापरवाही से सोफे की पीठ पर डाल दिया था। डरी सहमी अलग खड़ी फुलवा का हाथ पकड़ हरीश ने उसे अपने से सटाकर बिठा लिया था। तंदूरी चिकन, काजू की प्लेटों के साथ विस्की की बोतल राम सिंह ने करीने से उनके सामने सजा दी थी। ये हुई ना बात। राम सिंह, तुम आदमी काम के हो। देखो, ये हमारी मेहमान फुलवा हैं, इनका खूब ध्यान रखना। शहर से दवा लाकर इसकी माँ को पहुंचानी है। आंख से इशारा कर हरीश ने 100 रुपए का नोट निकाल राम सिंह को थमा दिया था। कृपा हुजूर की, अभी दवा पहुंचा आता हूं। सिर झुकाकर राम सिंह बाहर चला गया था। नशे की बढ़ती मात्रा के साथ हरीश फुलवा को लाल आंखों से निगलता जा रहा था। उन भूखी आंखों से बेखबर फुलवा खाने पर टूट पड़ी थी। अपने शरीर पर बढ़ते दबाव को जब तक वह समझ पाती, हरीश ने उसे पूरी तरह अपने पंजे में जकड़ लिया था। मछली सी छटपटाती फुलवा की सहायता के लिए कोई नहीं था। उसका चीत्कार फार्म हाउस की दीवारों को भेदकर बाहर नहीं जा सका था। शैलेंद्र भी तो उस कुकर्म में उसका साथी बना था। अचानक शैलेंद्र को झुरझुरी सी आ गई। क्या हुआ शैलू, क्या जाड़ा लग रहा है? मां के स्वर पर शैलेंद्र चौंक गया था। कुछ नहीं मां। पुत्र के माथे पर आए पसीने को पोंछ मां घबरा गई थी। इतनी ठंडक में पसीना? तबीयत तो ठीक है शैलू, कोई खराब सपना देखा है बेटे? शायद। दूध मंगा दूं? अभी इच्छा नहीं है, बस सोना चाहता हूं। बत्ती बुझा दो मां। अंधेरा होते ही सब कुछ कितना स्पष्ट दिखाई दे रहा था। फुलवा के रक्त से सने निश्चेष्ट शरीर पर परितृप्त दृष्टि डाल हरीश ने राम सिंह को आवाज दी थी। राम सिंह, इसे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दो। देखो,
अभी ये हमारा माल है, 2-4 दिनों में हम फिर वापस आते हैं, समझ गए ना? भरोसा रखें मालिक, आज तक कभी शिकायत का मौका दिया है सेवक ने? राम सिंह ने खीसें निपोड़ दी थी। फुलवा के निश्चेष्ट शरीर को उठाता राम सिंह बोला था, थोड़ी जियादती कर गए हुजूर, बच्ची है ना। जेब से 2 100 के नोट निकाल हरीश ने समझाया था, 2 दिन तरमाल खिला देना, ठीक हो जाएगी। ये लड़कियां बड़े जीवट की होती हैं। सच कहें हुजूर, राम सिंह चला गया था। यार हरीश, कहीं लौंडिया मर मरा गई तो? शैलेंद्र राम सिंह की बात से डर सा गया था। मर गई तो तर गई। अरे इतने बड़े फार्म हाउस के किसी कोने में सुला देंगे, भाग्य सराहेगी अपना। कीमती जमीन है यहाँ की। हरीश ठठाकर हंस पड़ा था। अगर किसी को पता लग गया तो? शैलेंद्र डर गया था। यार शैलू, तू सचमुच डरपोक है। अरे जहां उसे सुलाएंगे वहां एक अशोक का पौधा रोप देंगे। अशोक का पौधा? इसके विषय में कुछ पढ़ा था लिटरेचर क्लास में, तुझे याद है हरीश? शैलेंद्र को कुछ याद आ रहा था। यही ना कि सुंदरियों के पदाघात से यह पुष्पित होता है। जरा सोच शैलू, जिस अशोक वृक्ष के नीचे स्वयं सुंदरी सोए, उसकी डालियां तो फूलों का भार वहन नहीं कर सकेंगी। ठीक कहा ना? दोनों हंस पड़े थे। सूरज निकलने के पहले राम सिंह ने उनकी नींद में खलल डालने की जरूरत की थी। साहिब उठे, गजब हुई कवा। वो छोकरी, क्या हुआ छोकरी को? अब तक तो तरोताजा हो गई होगी। यहां ले आ, सर्दी लग रही है। आंखें मूंदे मूंदे ही हरीश ने कहा था, साहिब वो छोकरी, वो तो खलास हो गई। क्या भाग गई? कमरे में ताला नहीं लगाया था क्या? शैलेंद्र उठ गया था। भला राम सिंह ऐसी गलती कर सके है सरकार? उस कमरे से छोकरी क्या, परिंदे भी नहीं उड़ सकते थे। पर वो ऐसी बेढब निकलेगी सोचा भी नहीं था। राम सिंह डर सा गया। पूरी बात जल्दी बताओ राम सिंह, क्या हुआ? सरकार, छोकरी बाथरूम की खिड़की से कूद गई। बाहर उसकी लाश पड़ी है। 4 मंजिल ऊपर से कूदने की हिम्मत करेगी, ये तो सोचा भी नहीं था हुजूर। क्या? शैलेंद्र उछल कर बैठ गया था। सर्दी में भी पसीना आ गया था। हरीश ने तत्परता दिखाई थी। कोट की पॉकेट से नोटों की गड्डी निकाल राम सिंह को थमाते कहा था, राम सिंह, किसी को पता लगे उसके पहले फॉर्म के कोने में लाश दफना दो। उस जगह कोई पौधा रोप देना। हाँ, लाश गहरी गाड़ना। हम तुरंत जा रहे हैं। बाकी संभाल लोगे ना? बरसों आपका नमक खाया है हुजूर, पत्ती भी नहीं खड़केगी। बस आप यहां से तुरंत निकल जाएं सरकार। लगभग भागकर दोनों कार में जा बैठे थे। भोर की हल्की उजास में शैलेंद्र ने उस ओर दृष्टि डाली थी जहां फुलवा का निस्पंद शरीर ठंडक में उघड़ा पड़ा था। भय से शैलेंद्र का पूरा शरीर सिहर उठा था। एक्सीलेटर दबा शैलेंद्र ने कार दौड़ा दी थी। रुमाल से मुंह पोंछते हरीश ने कहा था, वो देहाती छोकरी इतनी खतरनाक सिद्ध होगी सोचा भी नहीं था। कहीं उसके घर वालों को पता लग गया तो? शैलेंद्र के स्वर में घबराहट थी। पता कैसे लगेगा? उस सड़क पर तो दूर तक आदमी का नामो निशान नहीं था। किसने देखा होगा? हाँ, ये राम सिंह कहीं गड़बड़ तो नहीं करेगा? उम्मीद तो नहीं, वर्षों से हमारी सेवा में है। शैलेंद्र बहुत आश्वस्त नहीं था। अगले महीने की 10 तारीख तेरी शादी की डेट तय हुई है ना शैलू? हरीश बात टालना चाहता था। अम्मा के पंडित जी ने तो वही तारीख तय की है। सोच रहा हूं, वो लड़की बहुत गरीब थी, मां बीमार है, कहीं वो मर न गई हो। शैलेंद्र के स्वर में पश्चाताप झलक रहा था। ओह शैलेंद्र, भगवान के लिए व्यर्थ की बकवास मत कर, मैं पहले ही टेंशन में हूं। अरे ये पीछे से क्या पुलिस की जीप आ रही है? सामने लगे शीशे से पीछे आती गाड़ी को देख शैलेंद्र ने कार की गति और तेज कर दी थी। हरीश कार की गति से घबरा गया था। रिलैक्स यार, ये क्या कर रहा है? इससे तो शक बढ़ेगा। तेजी से दाहिनी ओर कार मोड़ते ही सामने से चले आ रहे भीमकाय ट्रक से गाड़ी जा टकराई थी।
उसके बाद शैलेंद्र संज्ञा खो बैठा था। होश आने पर जिस सत्य का सामना करना पड़ा वो कल्पनातीत था। हरीश की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। वह तो मुक्ति पा गया, पर शैलेंद्र के कमर के नीचे का हिस्सा इस बुरी तरह कुचल गया कि दोनों पांव घुटनों के काफी ऊपर से काटने पड़े थे। अभी कृत्रिम पांव लगाने लायक शक्ति उसकी जांघों में नहीं आ सकी थी। काश हरीश के साथ वह भी खत्म हो सकता। अनजाने ही शैलेंद्र कराह उठा था। उसे आंखें खोलते देख राम सिंह ने पूछा, कैसा जी है भैया? सिर दुखता है क्या? शायद शैलेंद्र को सिर पर हाथ बांधे देख राम सिंह ने अनुमान लगाया था। एक कप चाय मिलेगी राम सिंह? क्लांत स्वर में शैलेंद्र ने कहा। अभी नहीं सरकार, 5 मिनट में हाजिर हुआ। शैलेंद्र का स्वर सुन माँ भी कमरे में आ गई थी। कितनी सुहानी सुबह है शैलू, तू तैयार हो जाए तो एक चक्कर फॉर्म का लगाएं। रात में नींद तो ठीक आई ना? हाँ माँ, थके स्वर में शैलेंद्र ने उत्तर दिया था। भीखू की सहायता से शैलेंद्र व्हील चेयर में बैठ सका था। लॉन में टेबल पर चाय सजाए राम सिंह प्रतीक्षा कर रहा था। राम सिंह, अभी बाजार से मछली लेते आना, ताज़ी मिलेगी, शैलू को पसंद है। ये चिट्ठी डाल देना, साहब परेशान होंगे। राम सिंह के जाने के बाद माँ ने भीखू को निर्देश दिए थे। भैया को पूरा फॉर्म दिखाना है, पहले फलों वाले हिस्से को देखना है। देखें इस बार फसल कैसी हो रही है। जी मालकिनी, देखकर खुश हो जाएंगी। व्हील चेयर चलाता भीखू जानकारी देता जा रहा था। इस बार लीची की फसल बहुत अच्छी रहेगी मालकिनी। पिछली बार हमारे फार्म के पपीतों ने मार्केट में धूम मचा दी थी। फलों से लदे वृक्षों के समाप्त होने पर फार्म के उस निर्जन कोने पर हर श्रृंगार के छोटे से पेड़ ने धरती पर लाल सफेद चादर सी बिछा रखी थी। हवा के साथ हर श्रृंगार की मादक सुगंध बहकर उन तक पहुंची थी। अरे वाह भीखू, इस कोने में हर श्रृंगार लगाकर तुमने फॉर्म की शोभा बढ़ा दी है। कितने सुंदर फूल हैं। देखो, रोज सुबह फूल चुनकर भैया के कमरे में रख दिया करो, कमरा सुगंधित हो जाएगा। ठीक कहा ना शैलू? माँ जी, इसमें हमारी कौनो बड़ाई नहीं है। राम सिंह बताइन रहे, ये गाछ तो भैया जी शहर से लाए रहे, मुला राम सिंह लगाइन रहे। शैलू, तुम लाए थे ये पौधा? हमें पता भी नहीं, हमारे बेटे को बागवानी का इतना शौक है। परिहास करती माँ ने पुत्र पर जैसे ही दृष्टि डाली, उसके सफेद पड़े मुख को देख वे घबरा गई थी। कैसी फटी फटी दृष्टि से वह उस पेड़ को ताक रहा था। क्या हुआ शैलू? भीखू, भैया को जल्दी कमरे में ले चलो। कमरे में पहुंच शैलेंद्र पलंग पर निढाल पड़ गया था। वो वृक्ष किस सुंदरी का स्पर्श पाकर इतना उल्लसित है, समझना शेष नहीं रह गया था। जिसके आंचल को हरीश ने बेरहमी से उघाड़ फेंका था, उस पर प्रकृति ने हर श्रृंगारी आंचल बिछा दिया था। क्या उस आंचल तले वो लड़की शांत निर्द्वंद सो रही होगी? काश माँ की बात न मान वह यहाँ न आता, पर अब जिद करने की शक्ति ही चुक गई लगती है। कहाँ गया उसका पुरुषत्व का दंभ, जिसने पाप कर्मों की ओर ढकेल दिया था। आज धरती पर बोझ बने नपुंसक अपंग के रूप में अपना शव वह स्वयं ढो रहा है। बंद कोरों से एक आंसू ढलक आया था। माँ की जिद पर जबरन एक कप दूध पीना ही पड़ा था। पुत्र को सामान्य होते देख माँ ने आश्वस्ति की श्वास ली थी। प्यार से बेटे का माथा सहलाती माँ धीमे स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। माँ जी, ये लीजिए, हम ये फूल बटोर लाए, इनको कहाँ रख दें? शैलेंद्र के पलंग के निकट अंजुरी में हर श्रृंगार लिए भीखू खड़ा था। यहाँ भैया के पास टेबल पर धर दो भीखू। कुछ फूल हाथ में उठा माँ जी ने शैलेंद्र की ओर बढ़ाए थे। देख तो शैलू, प्रकृति में रंगों का कितना सुंदर समायोजन है, लाल और सफेद, कितना मनभावन है ना? शैलेंद्र के नैनों के समक्ष लाल पाड़ की सफेद साड़ी अचानक बिजली सी कौंध गई थी। माँ के हाथों को पकड़ शैलेंद्र चिल्ला उठा था, फेंक दो इन्हें, खून टपक रहा है। माँ, ये चादर
खून से रंग जाएगी। हटाओ, हटाओ यहां से। शैलेंद्र के विस्फारित नैनों में छाए आतंक को देख मां घबरा उठी थी। रामदीन, भीखू, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, भैया को न जाने क्या हो गया है। शैलू, बेटा शैलू। बदहवास माजी शैलू को झकझोरती रो पड़ी थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।